नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। हरियाणा के झज्जर इलाके में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में कुल 3 सदस्य। 18 वर्ष का मंजीत अपने छोटे भाई और अपनी माँ के साथ झज्जर इलाके में रहा करता था। चूँकि इसके पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और कुछ दिन पहले इसके पिता की मौत होती है, तो जो इंश्योरेंस के पैसे होते हैं जो इसके पिता को मिले थे, उसी इंश्योरेंस के पैसे से मंजीत के घर का खर्चा चलता था। अच्छा, जो मंजीत की माँ थी आए दिन बीमार रहती थी, तो जो मंजीत के मामा थे उन्होंने मंजीत को एक कार दिया था, इसलिए कि वो अपनी माँ का इलाज उसी कार से ले जाने और ले आने में, यानी कि अस्पताल ले जाने ले आने में उसको कोई दिक्कत ना हो। अब चूँकि मंजीत 2 महीने पहले ही बालिग हुआ था, ये 18 वर्ष का हुआ था, तो 18 वर्ष के लड़के की मैच्योरिटी कितनी होगी, आप उसके उम्र से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, वो अपनी माँ को अस्पताल लेकर आता था, जाता था, साथ ही उसी कार से वो अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता और जो भी मौज मस्ती होती है वो करता था। अब इस कहानी में दूसरा कैरेक्टर है। मंजीत के पड़ोस में ही एक महिला रहा करती थी, 2 बच्चों की वो माँ थी, उसका नाम था रेखा। रेखा की कहानी ये थी कि रेखा का जो पति था वो शराबी था, रेखा को मारता था, पीटता था और यूं ही घर में बेरोज़गार पड़ा रहता था। तो रेखा ने हरियाणा में ही एक प्राइवेट कंपनी में, या यूं कहें कि एक प्लांट में, इस प्लांट का नाम है झड़ौदा प्लांट, तो इसी प्लांट में रेखा नौकरी किया करती थी और अपने बच्चों का और अपना जीवन का पालन पोषण करती थी। चूँकि पड़ोस में रहने की वजह से अब जो मंजीत है उसकी नज़र रेखा पर पड़ती है। वो देखता है कि वो 10 बजे सुबह अपने घर से निकलती है और देर शाम घर आती है। अब दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं। फिर कुछ दिन बाद जो मंजीत है वो देखता है कि रेखा बस स्टैंड पर अपने प्लांट में जाने का बस का इंतज़ार कर रही है। इसी बीच जो मंजीत था अपने कार से आता है और देखता है कि बहुत तेज़ धूप हुई है और रेखा बस का इंतज़ार कर रही थी, तो ये कहता है कि आइए मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। शुरू में वो मना करती है, लेकिन वो कहता है कि देखिए आपको देरी हो रही है, आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। रेखा ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी, तो वो सोचती है कि बैठने में कोई गुरेज नहीं है, वो बैठ जाती है। बैठने के बाद इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। अब ये दोस्ती धीरे धीरे, अब ये आए दिन मिलना शुरू हो जाते हैं। जो मंजीत है अपना कार लेकर ठीक समय पर उसी बस स्टैंड पर पहुंच जाता है जहां से वो हर रोज़ अपने प्लांट में जाया करती थी। अब धीरे धीरे इन लोगों की दोस्ती होती है। अब वो कार से उसको ऑफिस छोड़ता है और लेकर आता है। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और दोनों के बीच अवैध संबंध यानी कि अनैतिक रिश्ते कायम हो जाते हैं। चूँकि जो मंजीत था वो पिछले ही साल 12th की परीक्षा उसने पास की थी और बीते 2 महीने पहले वो 18 वर्ष का हुआ था, यानी कि बालिग हुआ था। और रेखा से उसकी मुलाकात 6 महीने पहले, यानी कि जब वो 18 वर्ष का नहीं था, तब हुई थी। धीरे धीरे समय बीतता है और देखते देखते 4 मई 2025 की तारीख आती है। 4 मई को सुबह के 10 बजे रेखा अपने घर से निकलती है और मंजीत अपनी कार लेकर आता है। रेखा को कार में बैठाता है, उसके ऑफिस यानी कि उसको प्लांट पर छोड़ने के लिए लेकर जाता है। बीच रास्ते में वो चूँकि बार बार नोटिस करता है कि रेखा किसी से फ़ोन पर बात कर रही है, तो वो रेखा से पूछता है ये कौन है। ये उसको बताने से मना कर देती है। फिर वो उसका फ़ोन लेता है, फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि रेखा किसी और व्यक्ति से बातचीत कर रही है। मंजीत रेखा को लेकर इतना पॉजिटिव था कि उसको ये बर्दाश्त नहीं होता है। वो कहता है कि इस व्यक्ति को तुम अभी फ़ोन लगाओ और कहो कि आज के बाद वो तुमको फ़ोन नहीं करेगा। अब इसके दिमाग में ये आता है कि ऑलरेडी ये शादीशुदा है, अपने पति के साथ मुझे भी धोखा दे रही है, यानी कि मंजीत को ये लगता है कि अपने पति को भी धोखा दे रही है, मुझे भी धोखा दे रही है और ये किसी तीसरे व्यक्ति से भी बात कर रही है। अब ये बात इसको इतनी बुरी लगती है कि ये फ़ोन छीन कर कहता है कि इस व्यक्ति को तुम फ़ोन लगाओ और फ़ोन लगाने के बाद इससे कहो कि ये दोबारा तुमको फ़ोन नहीं करेगा। रेखा ये करने से मना कर देती है, कहती है कि तुम कौन होते हो। ये बात सुनने के बाद मंजीत को बहुत गुस्सा आता है और वो फ़ोन तोड़ देता है और फ़ोन को कार के बाहर फेंक देता है। ये देखने के बाद रेखा को गुस्सा आ जाता है। वो ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, मंजीत को एक जोर का तमाचा मारती है और यहीं से मंजीत अपना आपा खोता है और गुस्से में वो रेखा का गला दबाता है,
यानी जो उसने दुपट्टा पहन रखा था, उसी दुपट्टे से वो उसका गला घोंट देता है, यानी कि गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। अब इधर रेखा की मौत हो जाती है। अब मंजीत घबरा जाता है कि उसने गुस्से में ये क्या कर दिया। पहले तो वो कार में रेखा की लाश को लेकर इधर उधर घूमता है, फिर गांव से कुछ दूरी पर एक नहर था, उसी नहर में ले जाकर रेखा की लाश को फेंक देता है। और लाश को नहर में फेंकने के बाद वो अपना कार लेकर आता है, घर पर कार को खड़ा करता है और वो राजस्थान निकल जाता है। अब इधर जो रेखा के परिवार वाले थे, रेखा का इंतज़ार कर रहे थे। देर शाम हो जाती है। रेखा के परिवार वाले रेखा को खोजने की कोशिश करते हैं। फिर पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराया जाता है। लेकिन अगले दिन, यानी कि एक भैंस चराने वाले व्यक्ति ने देखा कि नहर में एक लाश ऊपर तैर रही है, और उस व्यक्ति ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और ये बात फिर पुलिस को पहुंचाई जाती है। पुलिस उस महिला का फ़ोटो लेती है और पुलिस वाले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस महिला की तस्वीर को डालते हैं। रेखा जिस गांव से बिलोंग करती थी, उसके गांव में भी उसकी तस्वीर को गांव के लोगों से साझा किया जाता है। फिर जो रेखा के पिता थे और रेखा के जो घर वाले थे, जैसे ही रेखा की तस्वीर को देखते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि हाँ, ये रेखा है। अब इधर जो पुलिस वाले थे कातिल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसपास तमाम खोजबीन छानबीन करने के बाद कातिल कौन है ये पता नहीं चल पा रहा था। आसपास के लोगों से भी पूछा गया तो लोगों ने बताया कि रेखा बहुत ही अच्छी थी, उसका किसी से न लड़ाई था न झगड़ा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, उसकी हत्या किसने की? जो रेखा का देवर था वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब, एक कार में जो भाभी हैं वो रोज़ अपने प्लांट जाया करती थी, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि प्लांट के द्वारा ये कार भेजी गई हो और उसमें जो प्लांट के एम्प्लॉई हैं वो आते जाते होंगे, इसलिए मैंने कभी पूछा नहीं। और वो उस कार का नंबर देता है। जैसे ही वो कार का नंबर पुलिस वालों को मिलता है, पता चलता है कि पड़ोस का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मंजीत है, ये उसी की कार है। अब पुलिस वाले रेखा की कॉल डिटेल खंगालते हैं। अब उसमें पता चल जाता है कि जिस नहर में रेखा की लाश को फेंका गया था, उस रोज़ मंजीत की उस नहर के पास मौजूदगी थी। खैर, पुलिस वाले 10 मई को राजस्थान से मंजीत को पकड़ लेते हैं और पुलिसिया अंदाज में जब पूछताछ होती है, शुरू में जो मंजीत है वो बातों को गोल गोल घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले जब अपने पुलिसिया अंदाज में उससे पूछताछ करते हैं फिर वो टूट जाता है। फिर वो अपना गुनाह कबूल करता है और पुलिस वालों को बताता है कि कैसे उसने रेखा को उसकी गला दबाकर, यानी कि दुपट्टे से गला दबाकर उसको मौत के घाट उतारता है और नहर में ले जाकर फेंक देता है। खैर, गुनाह कबूल करने के बाद पुलिस वाले उसको जेल में भेज देते हैं। चूँकि जब रेखा की कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो जब इसने रेखा को नहर में फेंका इसकी लाश को, तो उसके फ़ोन की जो डिटेल थी, यानी कि फ़ोन रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि मंजीत की भी मौजूदगी उस नहर के पास थी। एक तो ये क्लू मिल गया, और दूसरा जो रेखा के देवर ने बताया कि एक कार है जिसका नंबर पुलिस वालों को वो रेखा का देवर देता है। तो इन दोनों कड़ियों से मंजीत को पकड़ने में आसानी होती है। लेकिन खैर, इन दोनों की बेवकूफ़ियों ने इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक तरफ रेखा जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके दोनों बच्चे अनाथ हो गए। रेखा का जो पति है वो ऑलरेडी शराबी है, वो अपने बच्चों की क्या देखभाल करेगा। तो उधर दोनों बच्चे अनाथ हो गए। इधर जो मंजीत था, इसकी बेवकूफ़ी कहें या नादानी कहें, चूँकि 2 महीने पहले ही ये बालिग हुआ था, मात्र 18 वर्ष की उम्र, इसने भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तो खैर, कहानी में इतना ही दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। नमस्कार।